गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 5 सितंबर 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। दोस्तों, समय की कमी के कारण डेली न्यूज़ मैं एनालिसिस कर नहीं पा रहा हूँ। वीक में 2 दिन मैं कर रहा हूँ, मंडे एंड फ्राइडे को। बाकी डेली न्यूज़ एनालिसिस देखने के लिए आप लोग अमर सर के चैनल युक्ति आईएएस को फॉलो कर सकते हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज शिक्षक दिवस है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो व्यक्ति जो एक शिक्षक से देश के राष्ट्रपति तक बने, और उन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षा और शिक्षक दोनों का महत्व हमारी ज़िंदगी में है, हमसे जुड़ा हुआ है। आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने शिक्षक के बदौलत ही हूँ। लेकिन आज जिस तरह से बाजारवाद हावी हो रहा है, उसके कारण फर्जी शिक्षकों से भी बचने की आवश्यकता है। कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, वो वीडियो बनाते हैं जो अपने आप को टीचर कहते हैं, लेकिन टीचर कहलाने के वो लायक नहीं है। कई सारे लोगों को मैं देखता हूं जिसके हज़ारों में फॉलोवर हैं यूट्यूब पे, लाखों में फॉलोवर है या मिलियन में फॉलोवर हैं, लेकिन कई सारे ड्रॉबैक मुझे उनमें दिखता है जो मुझे लगता है कि वो शिक्षक के लायक नहीं है वो। तो ऐसे शिक्षकों से आपको बचने की आवश्यकता है। बकैती करने वाले शिक्षकों से आपको बचने की आवश्यकता है। अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं आधे घंटे का वीडियो बनाऊँगा तो उससे पहले मैं 1.5 से 2 घंटा पढ़ा हूँ इसको, तब जाकर के मैं यहाँ पे आधे घंटे का वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आज समाज में, सोसाइटी में ऐसे लोग भरे हुए हैं और मिलियंस में उसके फॉलोवर हैं, जिसको कुछ नहीं आता, जो बकैती करता है क्लास में आकर के, और वो लोग शिक्षक बने हुए हैं। तो ऐसे शिक्षकों से आपको बचने की आवश्यकता है। हाँ, अच्छे शिक्षक भी हैं। अगर आपको शिक्षक दिखना है या शिक्षक का एटीट्यूड किस तरह का होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का वीडियो देखें। तब आपको पता चलेगा कि एक कमीशन के एस्पायरेंट के टीचर किस तरह से होना चाहिए, उसका एटीट्यूड किस तरह से होना चाहिए। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को मैं आइडल मानता हूँ, एक टीचर के रूप में, और विशेष रूप से एक कमीशन के टीचर के रूप में। चूँकि मैंने कमीशन का तैयारी किया है और यहाँ पे कमीशन की हम लोग चर्चा करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी की हम लोग चर्चा करते हैं, तो इसलिए उस रूप में आइडल में मानता हूँ डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर को। एनीवेज, इस पर मैं बाद में कभी डिस्कस करूँगा, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मुझे इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे भी रहा है इस तरह का। इसलिए मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना करके मैं सोच रहा हूँ चर्चा करूँ। और दिल्ली में अगर आप जाइएगा मुखर्जी नगर में, या पटना में किसी संस्थान में आप जाइए, और मान लीजिए कि आप नए हैं, आप बिल्कुल अगर नए हैं किसी संस्थान में आप जाइए, अगर वहाँ एक व्यक्ति जो हिस्ट्री का ऑप्शनल पढ़ाता है, तो वो आपको इस तरह से मोटिवेट करेगा कि वो चाहेगा कि आप हिस्ट्री ही लें ऑप्शनल। इसी तरह से अगर कुछ ज्योग्राफी के संस्थान में आप चले गए जहाँ पे एक टीचर है जो ज्योग्राफी का टीचर है, तो वो पूरी तरह से आपको मोटिवेट कर देगा कि नहीं, ज्योग्राफी ही बेस्ट ऑप्शनल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किसी संस्थान में चले गए तो वो पूरा आपको मोटिवेट कर देगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही बेस्ट ऑप्शनल है। इस तरह का काम होता है दिल्ली में भी मैं देखा हूँ, खास करके मुखर्जी नगर में काफ़ी काम होता है इस तरह से, और पटना में भी काफ़ी काम होता है। तो इस सब बाजारवाद से बचने की आवश्यकता है, राइट। तो इस पर मैं सेपरेट रूप से एक अलग डिस्कस कर दूंगा, चर्चा कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं 8 बजे रात को लाइव आ रहा हूँ आपके लिए। आपको जो क्वेश्चन पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं। सब लोग रात के 8 बजे मुझसे जुड़िएगा। रोहिंग्या हमारे लिए भी बोझ हसीना। रोहिंग्या इशू पे मुझे याद है 63 बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने वो मेंस दिया था, इसलिए मुझे याद है। रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर रोहिंग्या क्राइसिस क्या है। मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ। देखिए, ये म्यांमार है और यहाँ से बांग्लादेश आपको शुरू होता है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये बांग्लादेश का पार्ट, और ये म्यांमार है। म्यांमार जो है बौद्ध बाहुल क्षेत्र है, बौद्ध बाहुल एरिया है, और ये रखाइन स्टेट है। म्यांमार का ये रखाइन स्टेट है। जिस तरह से हमारे इंडिया में बिहार एक स्टेट है,
वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, उसी तरह से रखाइन एक स्टेट है म्यांमार का। इसी रखाइन में एक सेतुवे पोर्ट है और ये सेतुवे पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया पर्सपेक्टिव से हो जाता है। इसको बनाने में भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको भारत ने लगभग बनाया। कालादान परियोजना जो हमारा है वो बेसिकली सेतुवे पोर्ट को ही कनेक्ट करता है, तो उस टॉपिक पे बाद में हम लोग आएंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि रखाइन स्टेट जो है म्यांमार, अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो वो बौद्ध बाहुल एरिया पड़ता है और रखाइन स्टेट बेसिकली यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान अधिक निवास करते थे। 2012 में क्या हुआ है कि एक रोहिंग्या महिला पे रेप का आरोप लगा और ये रेप करने वाले एक महिला पे, बौद्ध महिला पे रेप का आरोप लगा और ये बेसिकली 3 रोहिंग्या लोगों पे आरोप लगा कि उन्होंने उस बौद्ध महिला के साथ रेप किया 2012 में। और उसके बाद एथनिक लिंचिंग हुआ बौद्ध और रोहिंग्या के बीच में। रोहिंग्या चूंकि परंपरागत रूप से एक मुस्लिम है, तो बौद्ध और रोहिंग्या मुस्लिम के बीच में जो है एथनिक लिंचिंग हुआ, हिंसा की घटना हुआ और 200 लोग मारे गए। अब हो क्या रहा था इस घटना के बाद कि जो सुरक्षा बल थे म्यांमार में, उस सुरक्षा बल में भी अधिक सुरक्षा बल कौन होंगे? तो चूंकि म्यांमार एक बौद्ध कंट्री है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोग जो सुरक्षा बल में थे वो भी, जो सेना में लोग थे, जो पुलिस में लोग थे, वो भी बौद्ध थे। तो वो लोग भी एक तरह से रोहिंग्या को दबाने का प्रयास करता था या कहीं न कहीं इस पे उत्पीड़न करने का प्रयास करता था या उसका हेल्प नहीं करता था। जब बौद्ध और रोहिंग्या के बीच में एथनिक लिंचिंग होती थी उस समय में आवश्यकता इस बात थी कि बौद्ध समुदाय के जो वहाँ पे लोग हैं या अन्य लोग हैं या जो सेना है वहाँ की या जो पुलिस है म्यांमार की, वो म्यांमार के रखाइन स्टेट में रहने वाले रोहिंग्या की रक्षा करे, इस बात की आवश्यकता थी। लेकिन चूंकि वो लोग भी बौद्ध थे, भले ही मान लीजिए वो म्यांमार के सैनिक है लेकिन है तो बौद्ध, तो इसलिए वो लोग भी इसका हेल्प नहीं किए। बाद में इसको जो है यहाँ से मूव करना पड़ा और इसको यहाँ से शरणार्थी बन करके ये लोग बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश से धीरे धीरे ये लोग इंडिया में आ रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है कि 10,000 से 20,000 रोहिंग्या शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट हमारा जो मानना है या जो दावा किया जा रहा है कि भले ही जो गृह मंत्रालय ने कहा है कि 10 से 20,000 लोग रह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फिगर यह है कि 40,000 से अधिक रोहिंग्या मुस्लिम भारत में रह रहे हैं। अब इशू क्या आ रहा है, जैसे यहाँ से अगर आप देखिएगा रखाइन स्टेट से लगभग 10 लाख से अधिक शरणार्थी बांग्लादेश में जाकर के निवास करने लगे। बांग्लादेश को ही क्यों चुना? क्योंकि बांग्लादेश बगल में था और दूसरा रीज़न है कि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम का मदद करेगा, इस ध्येय के साथ इन्होंने बांग्लादेश को चुना था। बांग्लादेश का अब कहना है कि अब चूंकि मैटर शांत हो गया, म्यांमार में जो मैटर चल रहा था बहुत पहले वो मैटर शांत हो गया है, अब आवश्यकता ये है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेश में रहते थे, 10 लाख से अधिक रोहिंग्या जो बांग्लादेश में रहते थे वो रिटर्न हो जाए। तो इसी मुद्दे को लेकर के लगातार बांग्लादेश यूनाइटेड नेशन में या अन्य जगह इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करता है, आसियान में भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करता है। अच्छा देखिए, रोहिंग्या किस तरह से खतरा है आपको बांग्लादेश के लिए और किस तरह से भारत के लिए खतरा है, अगर दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा तो बांग्लादेश के लिए इस और भारत के लिए, दोनों के लिए रोहिंग्या खतरा है, क्योंकि अवैध प्रवासी है वो लोग, शरणार्थी है वो लोग, उसके पास वहाँ का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मान लीजिए 40,000 से अधिक रोहिंग्या भारत में आया है तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसका मिसयूज किया जाता है, ड्रग माफिया के द्वारा इसका मिसयूज किया जाता है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोग हैं उसके द्वारा इसका मिसयूज किया जाता है, आतंकवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद आदि में जो इन्वॉल्व संगठन है वो लोग इस रोहिंग्या का मिसयूज करता है और ये लोग कहीं ना कहीं ड्रग वगैरह में शामिल होते हैं, तस्करी में ये लोग शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बांग्लादेश में भी हो रहा है और ये चीज़ें इंडिया में भी हो रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि रोहिंग्या इशू को जल्द से जल्द म्यांमार के साथ बातचीत करके इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है और भारत सरकार भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देखिए, एक यहाँ घरेलू हिंसा में सर्वाधिक दर्ज और लंबित मामले यूपी के। घरेलू हिंसा कानून 2005 का कानून है।
यानी आपकी घरेलू हिंसा अगर आपके यहाँ हो रहा है या किसी महिला का उत्पीड़न हो रहा है घर के ही सदस्यों के द्वारा, तो आप घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत आप मामला दर्ज कर सकते हैं। पुलिस आएगी और पुलिस इस एक्ट के तहत एक्शन लेने का काम करेगी। घर के सदस्य के द्वारा ही घर की महिलाओं पे अगर किसी तरह का उत्पीड़न हो रहा है तो आप घरेलू हिंसा कानून के तहत मामला दर्ज कर सकते हैं। पुलिस आएगी और एक्शन लेने का काम करेगी निश्चित तौर पे। और इस मामले में अभी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। घरेलू हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं एनसीआरबी का डाटा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अभी लगातार डाटा प्रकाशित कर रही है। पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूं उसका डाटा आ रहा है। आप लोग उसके डाटा को लिख लीजिएगा, मेंस लिखने में आपको निश्चित तौर पे हेल्प करेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसका जो डाटा होता है वो ऑथेंटिकेट डाटा होता है। आप बाकायदा एनसीआरबी के डाटा को कहीं कोट कर सकते हैं। तो मेंस लिखने के लिए ये निश्चित तौर पे काम आएगा। 3-4 दिन के आप लोग जो डाटा पब्लिश किया गया है उसको या तो कलेक्ट कर लीजिएगा या एनसीआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के डाटा देख लीजिएगा। महिला हिंसा का कल डाटा आया था, महिला हिंसा को लेकर के, उससे पहले कुछ और डाटा आया हुआ था, तो वो डाटा कलेक्ट करके आप लोग रखिएगा। हवाई अड्डे पे सीआईएसएफ के 3000 पद खत्म किए। हवाई अड्डे पे जो सीआईएसएफ का पद था वो 3000 पद खत्म किया। इंपॉर्टेंट ये है सीआईएसएफ है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितना पद खत्म किया नहीं किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सीआईएसएफ इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने चर्चा किया है, मैं आज फिर से डिस्कस कर देता हूं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसका 7 विंग है। चूंकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ही गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए इसका जो 7वां विंग है, यानी इसके जो 7 पार्ट हैं, सभी गृह मंत्रालय के अधीन आएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा की सुरक्षा करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा कौन करता है? बीएसएफ के जवान। और मुझे पहले पर्सनली लगता था कि बीएसएफ के जो जवान है वो रक्षा मंत्रालय के तहत आएगा, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब मुझे पता चला कि नहीं, बीएसएफ के जवान गृह मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आता। दूसरा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ। आप चुनाव के समय में देखते होंगे सीआरपीएफ का जवान का यूज होता है चुनाव के समय में। तो ये रिजर्व पुलिस फोर्स है, किसी विशिष्ट परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। उसके बाद है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये दोनों ही विशिष्ट लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बेसिकली प्रधानमंत्री वगैरह के साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करने का काम करते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवान, हमारे जो एसएसबी के जवान हैं वो नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। नेपाल और भूटान के साथ। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी के जवान चीन के साथ हमारी सीमा की सुरक्षा करता है। सीआईएसएफ बेसिकली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत इसको गठित किया गया। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। सीआईएसएफ पूरे देश में औद्योगिक इकाई, सरकारी संरचना, परियोजना और सुविधाओं तथा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कवर करने का काम करता है। तो जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है या एयरपोर्ट हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, तो यहाँ पे इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है सीआईएसएफ के जवानों की। भारत में रह के शेख हसीना ने बचाई थी अपनी जान 1971 में, जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से या बांग्लादेश का मूवमेंट चल रहा था। उस समय में शेख हसीना, जो शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है, राइट, तो शेख मुजीबुर रहमान की ये बेटी है। बेसिकली शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और इंडिया में थी, इसलिए इसका जान बच गया था। हमारे समुद्री हित प्रशांत महासागर से भी जुड़े हैं जयशंकर। देखिए यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। एक तो
इनका जो है हमारे देश के माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की अपनी किताब है, वो किताब का नाम भी कई बार पीटी में पूछा, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये इनकी किताब का नाम है, द इंडिया वेज स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये इनकी किताब का नाम है। इसका गुजराती विमोचन हो रहा है, अलग बात है। तो किताब का नाम भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा ये किताब किसने लिखा है, तो एस जयशंकर जी ने लिखा है। दूसरा पर्सपेक्टिव इसका सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि आखिर भारत हिंद क्षेत्र से प्रशांत क्षेत्र की ओर क्यों मूव कर रहा है। भारत हिंद क्षेत्र का या हिंद महासागर का बादशाह, हिंद महासागर वो विश्व का इकलौता महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पे पड़ा है, और वो देश हिंद मतलब हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के नाम पे ही एक देश का नाम या एक महासागर का नाम पड़ गया। विश्व में और कोई महासागर नहीं है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा हो, सिर्फ हिंद महासागर ही है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर हिंद महासागर से प्रशांत महासागर की ओर भारत क्यों मूव कर रहा है। तो इसका कई सारा पर्सपेक्टिव है। आज हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, सिर्फ इंडो रीजन की बात नहीं करते हैं, सिर्फ हिंद क्षेत्र की बात नहीं करते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं। और उसके सबसे बड़े रीजन में एक रीजन चाइना है। एक रीजन चाइना इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका देख रहा है कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो हमें भारत के महत्व को स्वीकार करना होगा, इसलिए क्वाड की स्थापना हुई है। क्वाड एक इंडो पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए ये बहुत डीप पॉइंट है, इस पर कभी बाद में हम लोग सेपरेट रूप से चर्चा करेंगे, या क्वाड का जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है उसको देखिएगा आप लोग, उसमें मैंने ये पॉइंट का चर्चा किया। आखिर हम हिंद महासागर से हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर क्यों जा रहे हैं। और ये पॉइंट यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। जापान और मंगोलिया की यात्रा पे आज रवाना हो गए राजनाथ सिंह जी। नज़र होनी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी नज़र होनी चाहिए इस न्यूज़ पे। जापान जा रहे हैं, कुछ अगर जापान में मान लीजिए अगर इन्होंने कुछ एग्रीमेंट किया, मंगोलिया जा रहे हैं वहाँ पे कोई एग्रीमेंट किया, तो उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, बाज की नज़र आपकी होनी चाहिए। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी देश की यात्रा कर रहे हैं तो उस पर आपकी बाज की नज़र होनी चाहिए। भारत रूस चीन में असाधारण क्षमता। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है RIC, रसिया, इंडिया, चाइना। शीत युद्ध के बाद 1991 में जो शीत युद्ध हुआ था उसके बाद RIC की स्थापना किया गया था। RIC मतलब रूस, इंडिया और चाइना के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वार्षिक मीटिंग होती है, इसकी स्थापना किया गया था। तो रूस के जो भारत में राजदूत हैं इनका कहना है कि ये इनके बीच में एक असाधारण क्षमता है। ठीक है, इनका अपना पर्सपेक्टिव है। तबाही और आर्थिक नुकसान के बाद भी बाढ़ प्रबंधन में अधिकांश राज्य फीसदी। देखिए बाढ़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके बीपीएससी मेंस के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए। बिहार में 73%, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 73% क्षेत्र में बाढ़ आता है। मैं एग्जैक्ट में श्योर नहीं हूँ, परसेंटेज एग्जैक्ट में श्योर नहीं हूँ, लेकिन यह है कि 38 जिला में से 28 जिला में बिहार में बाढ़ आता है। 73% क्षेत्र पे नहीं, 73% क्वेश्चन जो पूछा जाता है विधायिका में, यानी बिहार विधानसभा में 73% क्वेश्चन जो है बाढ़ या जल जमाव से संबंधित होता है। ये स्टेटमेंट था जल संसाधन मंत्री का, राइट, तो वो मुझे याद आ गया। बाकी 38 जिला में, बिहार में 38 जिला, उसमें 28 जिला बाढ़ प्रभावित है। तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या में से एक समस्या बाढ़ का है। अगर इसको कुछ डाटा के साथ आप कोट कीजिएगा तब वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट होगा। बाढ़ पे मैं मेंस पर्सपेक्टिव से मेंस पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे चर्चा कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना करके कि बाढ़ प्रबंधन क्या है और बाढ़ का किस तरह से प्रबंधन किया जाना चाहिए, राइट। और बाढ़ के लिए अभी तक बिहार सरकार में क्या क्या किया गया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बाढ़ प्रबंधन के लिए बिहार में किया जा रहा है।
वर्ष 2019 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बाढ़ प्रबंधन के लिए बिहार में किया जा रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हमेशा किसी भी चीज़ के कुछ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को भी देखने का कोशिश करना चाहिए हमें, कि बाढ़ के क्षेत्र में जो लोग काम हो रहा है बिहार में उसको भी हमें लेकर चलने की आवश्यकता है। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसरो की 8% हिस्सेदारी संभव। देखिए, इसरो अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए तो है ही, बीपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और कुछ डाटा जो इम्पॉर्टेंट डाटा है, इसरो की स्थापना 1969 में किया गया था, 15 अगस्त 1969 को किया गया था, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा जो पेपर में ही आपको मिलता है। पेपर पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है कि ये सब जो इम्पॉर्टेंट डाटा है ये आपको पेपर में ही मिलेगा, ये नॉर्मली किसी मैगजीन में ये सब डाटा नहीं रहता है। तो ये डाटा क्या है कि अभी वर्तमान में अंतरिक्ष का जो बाजार है वो, उसमें भारत की हिस्सेदारी 2% की है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्तमान के अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2% है, और इसे बढ़ा करके 8% करने की किया जा सकता है। इसरो इसके लिए लगातार कार्य कर रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको आप लोग को लिख लेना चाहिए। अंतरिक्ष प्रबंधन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है मेंस में। जेलों के प्रति समाज का जो नजरिया है उसे बदलने की जरूरत है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का रिपोर्ट आप देखिएगा, भरा हुआ रिपोर्ट, कि सरकार को जेल प्रबंधन की आवश्यकता है, जेल सुधार की आवश्यकता है, हमें जेल सुधार को लेकर के कार्य करने की आवश्यकता है। ये रिकमेंडेशन दिया है कई बार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। तो जेल रिफॉर्म्स भी एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स है, उस रूप में इसको आप लोग देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे विशेष रूप से चर्चा नहीं किया गया, चर्चा है अहमदाबाद में भारतीय जेल ड्यूटी मीट। भारतीय जेल ड्यूटी मीट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ। ये क्वेश्चन आपको सीधे पूछ सकता है कि भारतीय जेल ड्यूटी मीट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में हुआ। लेकिन इसका बैकग्राउंड में है जेल रिफॉर्म्स। जेल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये 3 रिफॉर्म्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर सीबीआई पे मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग देखिएगा। सीबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीबीआई, एनआईए, ईडी के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग देख सकते हैं। शिक्षकों और छात्रों को मिलेंगे शोध के नए अवसर। शिक्षक दिवस के अवसर पे यूजीसी लॉन्च करेगा नया फेलोशिप स्कीम। इस फेलोशिप स्कीम पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए कि आखिर यूजीसी कौन सी फेलोशिप स्कीम लॉन्च करने वाली है। बाकी यूजीसी अपने आप में इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूजीसी की स्थापना राधा कृष्णन समिति की सिफारिश पे ही किया गया था। चूँकि आज शिक्षक दिवस है इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। राधा कृष्णन समिति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन समिति की सिफारिश पे ही यूजीसी की स्थापना हुआ था। अगेन ये पेज पूरा का पूरा पेज आप लोग रख लीजिएगा। अगर आप पेपर लेते हैं तो इस पेज को कहीं संभाल के रख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और हो सके तो संभाल के भी रख लीजिएगा। आरक्षण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंस पर्सपेक्टिव से, और आरक्षण के प्रति आपकी जो भी नज़रिया है, भले ही आप आरक्षण का समर्थन करते हैं या आरक्षण का विरोध करते हैं, जो भी नज़रिया है, लेकिन उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को भी जानने की आवश्यकता है। मान लीजिए आप आरक्षण के समर्थक हैं, आरक्षण होना चाहिए, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि आखिर आरक्षण में क्या क्या ड्रॉबैक है, राइट। आरक्षण में क्या क्या ड्रॉबैक है इसको भी आपको जानना चाहिए। मान लीजिए आप आरक्षण के विरोधी हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि आरक्षण क्यों होना चाहिए। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को जानने की जरूरत है। एक ही चीज़ के 3-4 पर्सपेक्टिव होते हैं। यूपीएससी की तैयारी अगर आप करते हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी बात यह है कि एक ही चीज़ को 4 तरह से सोचने का नज़रिया दे देता है। ये परीक्षा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपको एक ही चीज़ को सोचने का 3-4 नज़रिया दे देता है। और जैसे ही एक ही चीज़ को 3-4 नज़रिया से आप देखने का प्रयास करेंगे, आपका सोच बदल जाएगा, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, आप अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे। भारत के विकास की अद्भुत गाथा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो ब्रिटेन ने 200 वर्ष से भारत पे राज किया, जिस ब्रिटेन का हम गुलाम रहे हैं वर्षों तक, उसी ब्रिटेन को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ करके विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 13.5% से आगे बढ़ा है भारत। देखिए, पता नहीं इस डाटा को आपने कितना देखा है, लेकिन इस डाटा को आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। वर्ष में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर 1 किसी भी वित्त वर्ष 2022-23 का जो पहला क्वार्टर होगा वो होगा 1 अप्रैल से 30 जून तक। दूसरा जो क्वार्टर होगा वो होगा जुलाई से हो जाएगा 1 जुलाई से सितंबर तक, 30 सितंबर तक। क्वार्टर 3 जो हो जाएगा 1 अक्टूबर से जो है 31 दिसंबर तक हो जाएगा। और क्वार्टर 4 जो हो जाएगा 1 जनवरी से 31 मार्च तक हो जाएगा। तो 4 क्वार्टर होते हैं, प्रत्येक 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो पहला क्वार्टर का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इधर आया, और फर्स्ट क्वार्टर के रिपोर्ट के अनुसार भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट पहले क्वार्टर में 13.5 रहा है, जो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा और सकारात्मक कदम है। और इसी क्वार्टर रिपोर्ट के फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत विश्व की बन चुका है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। क्रय शक्ति के आधार पे, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति जिसको बोलते हैं, उसके आधार पे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये वर्षों से है, ऐसा नहीं आज से है। 2018 से मैं देख रहा हूँ कि भारत पीपीपी के आधार पे, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी या उपभोक्ता बाजार इसको कह सकते हैं, या क्रय शक्ति के आधार पे ये भी कह सकते हैं, लोगों की खरीदने की क्षमता के आधार पे कह सकते हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति के आधार पे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये वर्षों से है। ग्लोबल रिटेल इंडेक्स, रिटेल बाजार में, रिटेल इंडेक्स में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है। ऊर्जा में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे हैं। स्टार्टअप में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे हैं। और जीएसटी कलेक्शन लगातार आप देखिए 1 लाख करोड़ का पार कर रहा है जीएसटी कलेक्शन, और मैं देख रहा हूं कि 1.40 लाख करोड़ रुपया पार कर रहा है प्रत्येक महीने जीएसटी कलेक्शन। तो निश्चित तौर पे भारत आगे बढ़ रहा है। तो ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, चूंकि अनुराग सिंह ठाकुर ने ये एडिटोरियल लिखे हैं और ये खुद एक केंद्र सरकार के मंत्री हैं, इसलिए ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। कार्यबल पे महिलाओं की महत्ता, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगेन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि पहली तिमाही जो पहला क्वार्टर है उसमें जीडीपी वृद्धि से कम चिंता का सबब, यानी उम्मीद बढ़ी है, राइट, कि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो पहले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ 13.5%, उससे हमारी उम्मीद बढ़ी है। चीन में मंदी से भारत में होगा लाभ, चीन में मंदी का कंडीशन दिख रहा है, और ऐसे कंडीशन में भारत का लाभ होगा। देखिए, सप्लाई चेन को तोड़ने की आवश्यकता है विश्व में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कल के पेपर में दिया हुआ था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, लेकिन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की स्थापना बेसिकली क्वाड मीटिंग के द्वारा हुआ था, और उसी क्वाड मीटिंग में के दौरान इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में ही डिसाइड किया गया। इसकी स्थापना बेसिकली होने का रीज़न ये था कि सप्लाई चेन जो हम चीन पे डिपेंडेंट हैं उसको तोड़ करके ये 13 देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाए। मान लीजिए, एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि विश्व का देश आज एसी के लिए चीन पे डिपेंडेंट है, चीन एसी का निर्माण करता है, हम क्यों ना ऐसा करें कि भारत ही एसी का निर्माण करना शुरू कर दें और विश्व के अन्य देशों को बेचना शुरू कर दें। इसी तरह से मान लीजिए टीवी के निर्माण में विश्व डिपेंड है चीन पे, या ये जो 13 देश है वो डिपेंड है चीन पे, क्यों ना ऐसा हो कि जापान टीवी का निर्माण करे और विश्व के देशों को सप्लाई करें। तो इसलिए ये 13 देश जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत 13 देश आए थे साथ में, और इन 13 देश का उद्देश्य था कि हम सप्लाई चेन के लिए
चीन पे हमारी डिपेंडेंसी को कम करे, चीन पे अपनी निर्भरता को कम करे और एक दूसरे देशों पे अपनी निर्भरता को बढ़ाएं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट था। और अगर चीन में मंदी होगा तो इसका भारत को निश्चित तौर पे लाभ होगा। चार 400 वर्ष पुरानी परंपरा से खिलौना को मात दे रहा है कोंडापल्ली। कोंडापल्ली बेसिकली आंध्र प्रदेश का खिलौना है और उसको जीआई टैग मिला हुआ। तो अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए जीआई टैग क्या होता है। एक तो कोंडापल्ली खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कोंडापल्ली क्या है? खिलौना, आंध्र प्रदेश का खिलौना। जीआई टैग मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, भौगोलिक संकेतक इसको बोलते हैं। यह ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र है, यानी एक क्षेत्र विशेष का जो उत्पाद होता है उस उत्पाद को दिया जाता है। मिथिला का मखाना मिथिला के क्षेत्र में होता है, ये मगध के क्षेत्र में नहीं होता। ऑलराइट, तो किसी क्षेत्र विशेष के किसी पर्टिकुलर उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। और मैं फिर से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ये सिर्फ उत्पाद को दिया जाता है, ये गुड्स को दिया जाता है, सर्विसेज को नहीं दिया जाता। उत्पाद को दिया जाता है, सेवा को नहीं दिया जाता। सेवा जीआई टैग में शामिल नहीं होता। इस उत्पादों की विशिष्टता के कारण इसकी प्रतिष्ठा इस मूल्य में बनी होती है, यानी ये जो उत्पाद होते हैं वो विशिष्ट होते हैं और सिर्फ इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। मिथिला मखाना आपको मिथिला के क्षेत्र में नहीं पाया जाएगा, उत्पादन इसी क्षेत्र में होगा। ऐसा नहीं मगध के क्षेत्र में इसका उत्पादन नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग डब्ल्यूटीओ के बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित पहलुओं के समझौता के तहत किया गया है। तो जीआई टैग बेसिकली डब्ल्यूटीओ का एक समझौता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक समझौता है जिसे हम लोग ट्रिप्स कहते हैं, TRIPS। इस पे भी बीपीएससी के पीटी में डायरेक्टली ट्रिप्स के फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसी समझौता के तहत, डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौता के तहत ही भारत में जीआई टैग अधिनियम 1999 आया, जो सितंबर 2003 में लागू हुआ। और इसी सितंबर 3 में जो लागू हुआ, इसी के आधार पे जीआई टैग दिया जा रहा। भारत में पहला जीआई टैग जो दिया गया था दार्जिलिंग टी को दिया गया था, 2004 में दिया गया था। राइट, तो ये सब जीआई टैग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है जो ज्ञात होनी चाहिए। आज ब्रिटेन को उनका पीएम मिल जाएगा और मैं भी लगातार वेट कर रहा हूँ कि ब्रिटेन का पीएम कौन बनने वाले हैं, इसका मैं भी वेट कर रहा हूँ। और चूँकि मैं इंडिया का हूँ, अपने देश के ही जो मूल के वहाँ पे लोग खड़े हैं, ऋषि सुनक, मैं उसका समर्थन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऋषि सुनक ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर जारी, अब तक करीब 1300 लोगों की जान गई। देखिए, पाकिस्तान पे अगर आपकी नज़र है तो इस न्यूज़ पे भी आपकी नज़र होगी। पाकिस्तान $1 अरब के लिए तरसता है, लगातार किसी अन्य देश में जाता है, सऊदी अरब में जाता है, चीन में जाता है, बोलता है कि $1 अरब हमको या $2 अरब हमको लोन दे दो। लेकिन ये वो बाढ़ है पाकिस्तान में जिसके कारण लगभग $10 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हो गया। आप सोच कर देखिए, कहाँ पाकिस्तान जाता है $1 या $2 अरब लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए, और इस बाढ़ के कारण पाकिस्तान को $10 बिलियन का नुकसान हुआ। तो इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट काफ़ी खराब होगा पाकिस्तान पे। रिश्तों को मजबूत देने के लिए नेपाल पहुंचे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो सेनाध्यक्ष होता है उसको नेपाल का सेनाध्यक्ष का या नेपाल का सेनाध्यक्ष तो नहीं बोलूँगा, लेकिन नेपाल के जनरल की मानक उपाधि दिया जाता है। और इसी तरह से हम लोग करते हैं नेपाल के सेनाध्यक्ष को। तो नेपाल का जो सेनाध्यक्ष होता है उसको भारत का जनरल का, सेना के जनरल की मानक उपाधि दिया जाता है। और इसी तरह से भारत के सेनाध्यक्ष को नेपाल के सेना के जनरल की मानक उपाधि दिया जाता है। तो ये जो जनरल मनोज पांडे गए हैं नेपाल, इन्हें भी नेपाल के सेना के जनरल की मानक उपाधि से सम्मानित किया जाएगा और वहाँ के राष्ट्रपति ये सम्मान देते हैं। IMF प्रमुख जॉर्जिवा, क्रिस्टिना जॉर्जिवा बोली $2.9 अरब देगी श्रीलंका की साख। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में
IMF आगे बढ़ के अब आया है, वो श्रीलंका की मदद कर रहा। अमित शाह ने किया राष्ट्रीय खेल के गीत और शुभंकर का अनावरण। तो अमित शाह ने बेसिकली 36वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है कहाँ पे, गुजरात में। तो ये याद रखिएगा, ये पीटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे होगा, गुजरात में होगा। और उसी के लिए जो शुभंकर और शुभंकर और गीत, इसकी शुरुआत माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। मिलते हैं नेक्स्ट डे, फ्राइडे को फिर मिलते हैं, फिर न्यूज़ एनालिसिस मैं आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। बाकी आज रात में मैं सोच रहा हूँ कि 8 बजे के आसपास एक लाइव सेशन आपके साथ लूँ। आप लोग को जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।